नमस्कार आप सभी को। आज हम परीक्षा में आने वाला, छपने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर आप चाहे प्रीलिम्स में बात कर लें, मेंस में कर लें, चाहे आप इंटरव्यू में कर लें, निश्चित रूप से कोई ना कोई सवाल बनना ही है। क्या सवाल बनेगा इस पर बात करें उससे पहले आप एक पीछे के दृश्य को जरूर देखते रहें ताकि आपको ये अंदाजा भी लग जाए कि हम करौली यानी पांचना बांध के ऊपर बात करने वाले हैं, जो 5 नदियों के संगम से बना हुआ मिट्टी का, बालू मिट्टी से निर्मित ये एशिया का सबसे बड़ा बांध कहलाता है। ये बांध अभी चर्चा में आए समय रहता ही रहता है। क्या कारण है? क्या इसका स्थायी समाधान हो चुका है? ये क्या लाभ का है? किसको लाभ पहुंचाता है? क्यों आए दिन अखबार में ये बना रहता है? क्या ये सारे सवाल आपके मन के हैं ना? तो है, तो आज इनके जवाब मिलने वाले हैं। तो आप याद रखिए, एक ऐसा बांध है ये जिसमें हक है, संघर्ष है और क्या है, आप सियासत समझिए और समाधान भी है। ये जो आपको अपनी विशालता लिए हुए करौली का पांचना बांध दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप सबसे पहले एक छोटी सी 1 मिनट की एक पृष्ठभूमि सुन लीजिए। 1972 में क्या है कि भीषण बाढ़ आई थी इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र का मतलब जहां पांचना बांध स्थित है। अब पांचना बांध कहाँ स्थित है ये तो आप सब लोगों को, करौली तो कम से कम याद है ना। अभी जानेंगे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सारी बातें। तो इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ आ गई थी। तो जब बाढ़ आती है तो तहस नहस फसल भी होती है, जन धन पशु सब कुछ हानि होती है। ऐसे में क्या हुआ, जल प्रबंधन की मांग उठी। तो जब मांग उठती है तो जरूर फोकस भी होता है उस पे। तो पांचना बांध का इसी मांग के परिणाम स्वरूप सामने आया है। लेकिन जिस बांध को 2 साल में पूरा होना था ना, 1 करोड़ की लागत से, क्या आप जानते हो ये जो बांध आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग लगभग 125 करोड़ की लागत से और 25 साल में जाकर के बना। चलो, फिर भी धैर्य रखा। लेकिन क्या 25 साल में बना, उसके बाद क्या हुआ फिर भी चर्चा में रहता है। तो ये बना तो सही, लेकिन इसका पानी खेतों में पहुंचता उससे पहले क्या हो गया, विवाद घर घर में पहुंच गया, खेतों की जगह। तो इस इलाके के 74 गांव, 74 विलेजेस यानी 74 गांव 2 पक्षों में बट गए। अब वो पक्ष कौन से बटे, तो कहीं आप नाम सुनते हो कमांड क्षेत्र के लोग, कहीं सुनते हो डूब क्षेत्र के, है ना, या अपस्ट्रीम के लोग सुनते हो, या फिर कैचमेंट एरिया के सुनते हो। मैं कोई भी बात करने से पहले आपको 2-3 चीजें जरूर समझाना चाहूंगी, वो आप जरूर समझिए। हम लोग जैसे ही बात करते हैं, ये वापस से देखेंगे करौली की विशालता लिए हुए कि भाई ये जो बांध है आपका, ये बांध आए दिन चर्चा में बना रहता है, वो ठीक है, हम न्यूज में पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे महत्वपूर्ण है, तो ये कहाँ बना, कब बना, किसके सहयोग से बना, कितनी इसकी नहरें हैं, कितने क्षेत्रों में इसका लाभ होता है, दूसरा बड़ा विवाद का कारण क्या है, निपटारा कैसे हुआ है, कितने बजट से हुआ है, ये हमारे सवाल हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इसको देखें आराम से कि ये पांचना बांध, जिसके आपको पता है 7 गेट हैं, इसमें आप जो 74 गांवों का समूह है इस क्षेत्र में, ये 2 भागों में बटा, उसके नाम दिए गए। तो मैं सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन भी नहीं कराती हूँ और ले चलती हूँ उस बांध पर, उस प्रश्न पर जहां से परीक्षा का पेपर बनता ही बनता है, पांचना बांध। अब इस पांचना बांध पे जरूरी नहीं कि पांचना बांध की मैं बात कर रही हूं। आप अगर सोचें कि ये 1 मिनट के लिए ये पांचना है, और ये पांचना क्यों है, 5 नदियों का क्या है, ये संगम है। पहले तो थोड़ी सी इसकी जानकारी देख लीजिएगा। तो ये 5 नदियों, कौन कौन सी 5 नदियां हैं भाई? अटा है, माची है, या फिर आपको ऐसे बताऊं मैं, रुको, पांचना। अब इस पांचना के अंदर ये पानी आ रहा है किसका? अटा। ये आ रहा है माची। और एक सेकेंड, ये आ रहा है भद्रावती।
ये आ रहा है भैंसावट, और ये आ रहा है आपका बरखेड़ा। बरखेड़ा, ये 5 नदियां याद कराने के हिसाब से लिया। अब ये पांचना बांध लोकेट कहाँ है, इसकी जानकारी और फिर विवाद। तो मैं सबसे पहले आपको विवाद में नहीं डाल रही, आप तो ये नाम सुनो कि जो हम नाम सुनते हैं पांचना बांध ये कहाँ स्थित है। तो आप अक्सर अभी न्यूज़पेपर में देखते होंगे करौली से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित कौन सा है, करौली के पास गांव गुड़ला गांव में ये बांध स्थित है। आप पढ़ते हो ना किस नदी पर है, तो ये भी आपको पता है। तो सबसे पहले तो स्थिति इसकी है करौली, करौली तहसील का ही गांव है गुड़ला गांव, ये भी आपने याद कर लिया। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य और याद कर लो, इसके बाद हम एक 5 मिनट की जानकारी से आपको ये सारी चीजें याद होने वाली। करौली, अब ये मिट्टी का, बालू मिट्टी से निर्मित मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कहाँ, राजस्थान में। अरे एशिया का ही सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, क्लियर बात। फिर तीसरा, अब इस बांध की क्या विशेषता करें कि इसको मदद किसने दी होगी, आधुनिक डैम इतना विशाल जो आपने देखा, तो इसको मदद दी है अमेरिका ने। तो आर्थिक सहयोग और तकनीकी सहयोग जो मिला है वो किससे मिला है, यूएसए से। नदी कौन सी आएगी, याद रखना, गंभीर नदी बोलना, गंभीरी नहीं, गंभीरी चित्तौड़ में है। मदद किससे मिली है, तो आपको यूएसए याद रखना है। इसके आर्थिक और तकनीकी सहयोग से ये निर्मित हुआ है बांध। अब विवाद की बात करेंगे, उससे पहले भी हम कुछ चीजें परीक्षा के हिसाब से जान लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले आप ये जानें कि ये बांध बनना कब शुरू हुआ था। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये करौली से 12 किलोमीटर दूर गुड़ला गांव में तो है ही बालू मिट्टी से निर्मित बांध, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। अमेरिका के आर्थिक व तकनीकी सहयोग से बना है। करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर में क्या होती है, इस बांध से जलापूर्ति होती है, ठीक है। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि इस बांध की रूपरेखा सामने आई। तो आपने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, जल प्रबंधन की बात कैसे आई, तो 1972 में 1972 में क्या हुआ, बहुत भीषण बाढ़ आने के कारण ये क्षेत्र पूरा बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। तो जल प्रबंधन उठा और पांचना बांध की रूपरेखा सामने आई। लेकिन जहां जितनी लागत में जितने समय में बनना था, उसने समय कितना लिया, 125 करोड़ और 25 साल, फिर भी पानी नहीं पहुंचा, फिर भी मामला कोर्ट में पहुंच गया और इस इलाके के 74 गांव 2 पक्षों में बंट गए। क्या कारण रहा, इस पांचना बांध का सफर भैरव सिंह शेखावत साहब के समय शुरू हुआ था और इसका निपटारा अभी 2026, जिसकी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 30 जून 2026 को ये मामला सुलझा। अब मामले को अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले आप ये जानें कि जो बाढ़ आई थी वो बाढ़ का समय क्या था। तो 1972 में जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ से फिर प्रबंधन के लिए कदम उठाए गए। तो ये बनना जब शुरू हुआ तब वो समय आया 1978। 78 के बाद लगातार 54 सालों का सफर और 26 में जाकर के कहीं राहत, विश्वास, शांति इस इलाके में आई है। तो ऐसा क्यों, क्या कारण रहा होगा। तो ये सफर जो है भैरव सिंह जी शेखावत साहब के समय में शुरू हुआ और कहां पर जाकर के खत्म होता है, तो मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के अभी वर्तमान के कौन, भजनलाल शर्मा जी के। तो ये कहानी क्या, वास्तव में कभी कभी मन में सवाल आता है ना आपका कि क्या भजनलाल जी का इंतजार कर रहा था ये 54 सालों का सफर, कि वो आएंगे तब हम ये खत्म करेंगे, नहीं। तो फिर क्या कारण रहा ऐसा। तो सबसे पहले तो आप अच्छी तरीके से ये समझ लें कि करौली के अंदर जो ये पांचना बांध बना हुआ है, करौली में ही बना हुआ है, जो बहुउद्देशीय परियोजना है। ये अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा, इनके संगम पर बना होने के कारण ही क्या हुआ, इसका नाम पड़ा पांचना बांध। ये जरूर याद करें। इस बांध के निर्माण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये आपको पता चल गया कि करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर, इन क्षेत्रों में 2 विपरीत समस्याएं हमेशा बनी हुई रहती थी, है ना। तो सबसे पहले देखें बांध निर्माण की आवश्यकता क्यों।
क्यों बना? तो परीक्षा के हिसाब से देखोगे आप करौली, सवाई माधोपुर, थोड़ा कुछ एरिया भरतपुर, ये सभी क्या है? दो विपरीत कैसे? विपरीत संकट से आए समय जूझते रहते थे। कैसे विपरीत समस्याएं? कैसी? तो वर्षा के समय तो क्या आ जाती थी यहाँ पे? जब वर्षा होती थी और शेष समय में, तो यहाँ वर्षा के समय तो आ जाती बाढ़, और बाकी रहती, बाकी क्या बन जाता? सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जल संकट शेष समय में। तो ये क्षेत्र क्या है? दोनों ही दृष्टि में, चाहे आप करौली, सवाई माधोपुर इसकी बात कर रहे हैं, तो ये इलाके बाढ़ प्रभावित से भी आप देखेंगे कि जो बाढ़ आई है ना, वो भी बहुत खतरनाक, अभी हम आंकड़ों के अनुसार बात करेंगे। तो सबसे पहले जब ये दो विपरीत परिस्थितियां सामने आई कि शेष समय में तो पानी, जो सिंचाई के लिए पानी है उसमें भी कमी आ जाती है, और बाढ़ इसके बरसात के समय में बाढ़ आ जाती है, तो इस समस्या के समाधान के लिए ये परियोजना बनाई गई। तो इससे क्या है? किसानों को स्थायी जल स्रोत मिला, जितना आपका भूजल स्रोत था वो उसमें भी सुधार हुआ। आपके बाढ़ नियंत्रण में सबसे बड़ी बात है, बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिली, ये फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया था। साथ साथ में आपके सिंचाई के साथ साथ पेयजलापूर्ति भी मजबूत हुई। तो इससे किसानों को क्या हुआ? एक जल का स्थायी स्रोत मिल गया। हमें पता है बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिल जाएगी, पेयजल आपूर्ति हो जाएगी और सिंचाई के लिए हो जाएगी, तो खुशियां ही खुशियां हैं। फिर ये विवाद क्यों गहराया? सबसे बड़ी बात, तो यहां आप एक नाम सुनोगे कि जब बांध बन के तैयार हो गया, तो फिर इस बीच में विवाद क्यों? तो इसके इस क्षेत्र के, है ना, बांध क्षेत्र के 74 गांव, अब ये 74 गांव क्या है? दो पक्षों में बट गए। क्या विवाद को लेकर के? कि विवाद में बताऊं आपको, अभी बात करेंगे विवाद की। सबसे पहले आप ये दो गुट के नाम याद रख लें। एक है आपके डूब क्षेत्र, आप इस डूब क्षेत्र को बोलोगे तो कैचमेंट एरिया भी बोल सकते हो, कैचमेंट एरिया। दूसरा बोलोगे यहां, तो दूसरे का नाम हो जाएगा आपके इस जगह कमांड एरिया। कमांड एरिया बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, कमांड एरिया। अब मैं आपको कमांड एरिया पहले नहीं बताऊंगी तो कैसे पता चलेगा? तो आप याद रखिएगा कि मैं बात कर रही हूँ कैचमेंट और कमांड की। तो आपको पता है कैच करना मतलब पकड़ना, जिन जिन जगह से ये बांध पानी पकड़ता है वो कैचमेंट है। तो कैचमेंट आपको पता है करौली है। कमांड क्या है? आप किसी चीज को कैच कर लिया, आप कमांड दो, आगे भेजो। तो कमांड वो क्षेत्र है जहां बांध बना है, वहां से फिर नहरों के माध्यम से जिस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है ना, उसे हम बोलते हैं कमांड एरिया। तो आप याद रखना, इतना सी मेजर डिफरेंस मैं थोड़ा आपके समझने के लिए लगा देती हूं। जहां से पानी आता है, एक ये परिभाषा, और दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? कमांड एरिया किसे बोलेंगे? जहां से पानी आता है, आपने तो देखा कि पानी आता है, कैच कर रहा है वो, और जहां तक पानी पहुंचाया जाता है, समझना आप, है ना, जब भी मजा आता है पढ़ने का, पहुंचाया जाता है, उसे अपन बोलते हैं कमांड क्षेत्र। अब पहुंचाया आपको पता है, मीडियम पहुंचाया तो कैसे? फोन के द्वारा तो पहुंचाएंगे नहीं, हम निश्चित रूप से किसके द्वारा पहुंचाएंगे? नहरों के माध्यम से, और कोई अपनी हाई टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से पहुंचाएंगे। तो पांचना बांध का पानी नहरों के माध्यम से सवाई माधोपुर, भरतपुर के अनेक गांवों के खेतों तक पहुंचाया जाता था, इसलिए ये क्षेत्र कैसा कहलाता था? कमांड।
जहां से पानी एकत्र होता है वो कहलाता है आपका कैचमेंट, और जहां पानी पहुंचाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो करौली का जो ये बांध है, इसका आपने देख लिया क्यों जरूरत पड़ी इसकी, आपको कैचमेंट एरिया भी पता चल गया कि कोई भी बांध होता है उसमें नदी वर्षा का पानी जिस पूरे क्षेत्र से बहकर आता है ना, उसे हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। यदि किसी पहाड़ी क्षेत्र में बारिश हो रही है तो वहां का सारा पानी छोटी नालियों से बहकर के अंत में कहाँ पहुंच जाएगा भाई? पांचना बांध में पहुंच जाता है। तो वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? कैचमेंट एरिया। कैच का मतलब होता है पकड़ना, अर्थात जहां से पानी, बांध जहां से पानी पकड़ता है वह कैचमेंट एरिया है। और जिस जगह कमांड देता है कि जा भाई तू जा वहां पे ये मदद कर, वो आपका कमांड एरिया है। अब आपके ये होगा कि कमांड एरिया कहाँ है और कैचमेंट एरिया कहाँ है, ये तो आप समझ गए कि भाई कैचमेंट और कमांड एरिया में मेजर डिफरेंस है कि जहां से पानी आता है, एकत्र होता है, वो कैचमेंट है। ये वर्षा का जल स्रोत पानी आने की बात कर रही हूं मैं। और जहां पानी पहुंचाया जाता है उस क्षेत्र में सिंचाई का, पेयजल का लाभ होता है, वो कमांड एरिया है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या हुआ था कि जब पांचना बांध बना था तो जल विवाद मुख्य रूप से किस वजह से हुआ? तो मुख्य रूप से बांध के कमांड एरिया और पानी के बंटवारों को लेकर के हुआ। किसको लेकर हुआ? पानी के बंटवारे को। इसमें क्या है? मीडिया है, तूल दे दे तो अब स्थान है, मैं आगे बात करूंगी कि जहां बांध बना है उसे अपन डूब क्षेत्र या कैचमेंट किस लिए कह रहे हैं, आपको पता चल गया कैचमेंट का तो। लेकिन सवाल उठ रहा होगा मन में कि डूब क्षेत्र क्या होता है? जहां किसानों ने बांध बनाने के लिए अपनी जमीन दी थी वो डूब क्षेत्र है, ठीक है, हक त्याग किया था। तो वहां का जो एरिया है वो गुर्जर बाहुल्य है। तो आप याद रखिएगा जो कैचमेंट एरिया है वहां पर ज्यादातर निवासी कौन है? तो ये गुर्जर बाहुल्य एरिया है। और जहां जिसको पानी दे रहे थे वो मीणा बाहुल्य एरिया है। पहले तो आप ये याद रखो, मीणा बाहुल्य एरिया है। क्या ये जो सवाल है आपका मीणा बाहुल्य एरिया और गुर्जर, तो गुर्जर और मीणाओं की लड़ाई नहीं, ये तो बांध हो आगे विवाद बढ़ता बढ़ता कैसे पहुंचा है इसके माध्यम से, वो अभी अपन धीरे धीरे बात करेंगे। आप तो अभी केवल यही देखेंगे कि हम डूब क्षेत्र के अंदर जहां गुर्जर बाहुल्य एरिया है वहां के गांव कितने आते हैं? तो ये गांव आते हैं 39 गांव। सबसे पहली बात तो ये। और ये जो गांव है ये कैचमेंट एरिया वाले हैं, इसके अंदर गांव आते हैं 45 गांव, ठीक है। अब ये बांध जो बनाया गया था, अब ये विवाद में कैसे कन्वर्ट हुआ? आपको पता है अपस्ट्रीम डूब क्षेत्र और अब कैचमेंट एरिया को लेके आप परेशान नहीं रहेंगे ना। 74 गांव 2 गुटों में बट गए, वो गुट कौन से हैं आपको पता है। अब विवाद का मुख्य कारण ये होता है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कमांड क्षेत्र को पानी दिया जाए। कैसे दिया जाए? आप मेरी बात अच्छे से अब समझिएगा। ये बांध है, यहां से ये पानी आ रहा है, अपने 5 नदियों से ये क्या लेता है? अपना जल स्रोत लेता है। बोलिए, लेता है, लेता है, लेता है। तो पांचना बांध बन गया। मैं सूरज नहीं बना रही हूँ, आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। तो ये जो बांध बना हुआ है, ये बांध क्या है? इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया आप बना लीजिए करौली। इधर आप सवाई माधोपुर और कुछ भरतपुर का हिस्सा। अब क्या करेंगे? यहाँ ये आपका है डूब क्षेत्र, क्योंकि यहाँ के किसानों ने क्या दी थी? जमीन दी थी, तो बांध बनाने के लिए राजी थे तभी ना। तो जब बांध बना था ना, बांध बनाने की पृष्ठभूमि बता रही हूँ आपको, तो बांध बना तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? एम, एक तो बाढ़ को कंट्रोल करना, जो हो गया बाढ़ नियंत्रण, और दूसरी जो वो था वो ये था कि कमांड एरिया में क्या करना? सिंचाई उपलब्ध कराना। सिंचाई कमांड एरिया में, ठीक है। ये तो मुख्य उद्देश्य तो ये था। अब करौली के लोग क्यों बांध बन के तैयार हो गया तो क्यों आप कलेसी हो गए थे? ये इसलिए आप कलेसी हो गए थे
कि ये जहां बसे हुए हैं इन्होंने दी है अपनी जमीनें, इनकी जमीनें इधर चली गई। अब इनको जब पुनर्स्थापित किया गया, भाई आपकी जमीन इस बांध के अंदर चली गई, तो आप पुनर्स्थापित जब होगे, तो यहाँ इस दूसरे वाले से बता देती हूँ। तो ये जो एरिया है आपका इधर जहां आप निवास कर रहे हो, ये सारे आदमी निवास कर रहे हैं, ये क्या है, थोड़ी ऊंची भूमि है। कैसी भूमि है, उठाव वाली भूमि है। तो ऊंचाई होने के कारण अब आप क्या कर लोगे, इस सीमित क्षेत्र में से, सीमित पानी में से सिंचाई पड़ोसियों को आप बांट दोगे, तो हमारे यहाँ जल स्तर का क्या हो जाएगा, जल संकट पैदा हो जाएगा। हम तो पहले ही ऊंचाई की तरफ है, तो पानी की ज्यादा हमारे तक पहुंच नहीं है, यानी बिना लिफ्ट किए हुए हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कह रहे पानी आने दो, सिंचाई के लिए बना है, हमको कहा है कि ये बांध तुम्हारे क्षेत्र में, कमांड एरिया में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो अब फसल नहीं बो रहे हैं, तो फसल प्रभावित हो रही है, हम गरीबी में जा रहे हैं, कैसे करें। ये आप मुख्य बात बहुत सरल तरीके से समझिए। तो आप जब कह रहे हो कि डूब प्रभावित लोग क्या कह रहे हैं, नहरों में पानी अगर छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ जल स्तर डाउन चला जाएगा, सिंचाई संकट हो जाएगा, पेयजल संकट हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि हमारी कृषि की भूमि सूखी पड़ी है, सिंचाई के लिए पानी दो। अब क्या करें भाई, ऐसी अवस्था में रास्ता क्या निकले। तो ये सफर तो वैसा लंबा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो, अभी जो देखना चाहो कि क्यों इसमें गुर्जर मीणा का नाम आ रहा है, क्यों करौली बनाम सवाई माधोपुर का नाम आ रहा है, इसमें तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि क्यों ये एरिया क्या है, मीणा गुर्जर बाहुल्य होने के कारण ये धीरे धीरे क्या है कि कैसा रूप लेता गया। तो ये सामाजिक इस मुद्दा सा बन गया, ज्यादातर लोग यही है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, मुख्य कारण तो यह है कि डूब क्षेत्र में थोड़ा सा ऊंचाई पे होने के कारण वहां लिफ्ट नहीं है, सुविधाएं ज्यादा, तो जल स्तर कम हो जाएगा, तो उनको क्या नहीं करना पड़ेगा भाई, और सामना करना पड़ेगा। तो फिर ऐसी सूरत में हम दूसरों को पानी कैसे दे दें भाई, नहीं दे सकते। तो विवाद की जड़ कब हुई, अभी क्यों आया ये वर्तमान में सामने, मई 2026 में हाईकोर्ट ने, बार बार हाईकोर्ट में पहुंचता है मामला, और हाईकोर्ट कहते हैं कमांड एरिया को पानी दो भाई यहाँ से। तो ये लोग कहते हैं नहीं, हम लाशें बिछा देंगे लेकिन पानी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पूर्ति नहीं हो रही है इसमें, तो हम आगे देंगे तो हम तो संकट में आ जाएंगे। बिल्कुल, ये कह रहे कैसे नहीं दोगे, हम तो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है, नहीं तो कब कहीं आत्महत्या कर लेते पीढ़ियों पहले ही, 72 में ही। तो दो पक्ष में आ गए ये लोग, आपको पता है अच्छी तरीके से कि भाई ये जो डूब बांध प्रभावित गांव है, ये क्या कह रहा है कि पहले उनके लिए पानी हो, पुनर्वास संबंधी जो शर्तें थी कि भाई तुमको यहाँ स्थापित कर रहे हैं, तो शर्तें भी तो दी होगी, उनको पूरा करो। कमांड एरिया में कह रहे हैं कि ये परियोजना जब बनी थी तो हमारा मूल उद्देश्य इस परियोजना का था सिंचाई, इसलिए नहरों में पानी छोड़ा जाए, बात तो सही है। तो विवाद का कारण पानी के बंटवारे को लेकर के था, डूब क्षेत्र बनाम कमांड एरिया, किसानों की मांग अलग अलग। दूसरा कारण बना हाईकोर्ट के आदेश, नहरों में पानी छोड़ने के जो आदेश हुए उसके बाद स्थानीय किसानों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया, आंदोलन कर दिया, और यही आंदोलन कहलाया करौली बनाम सवाई माधोपुर। ये टकरावट हो गई, अंतर जिला जल बंटवारा हो गया, ये असहमति बनी रही, सामाजिक और जातीय तनाव हो गया। तो करौली के लोग क्या कह रहे थे, आपको पता चल गया, बांध हमारे जिले में है तो पहले हक हमारा है भाई, डूब क्षेत्र के गांवों में भूमि का त्याग हमने किया है, तो पहले स्थानीय किसानों को सिंचाई की सुविधा, पेयजल की सुविधा पूरी हो, जरूरत पूरी हो, तब आप नहरों में पानी छोड़ो। पर नहरों में पानी छोड़ने से हमारे यहाँ पे जल स्तर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। वहीं सवाई माधोपुर भरतपुर के किसान क्या कहते हैं, अरे आप ये तो सोचो कि आपके इलाके में है, लेकिन बना तो हमको सिंचाई कराने के लिए है ना, वर्षों से हम इस जल पर डिपेंड है। हाईकोर्ट भी कह रहा है कि नहरों के माध्यम से क्या जाना चाहिए, पानी जाना चाहिए, जितना लेट करोगे उतने हमारी फसलें क्या हो रही है, नुकसान में पहुंच रही है। तो फिर क्या, तो आप ध्यान रखिए कि ये जो बांध है, ये मामला चलता रहा, मैं सफर आपको बताऊंगी थोड़ा सा, लेकिन इस बीच में मैं बात कर लेती हूँ
कि ये आपको याद रखना है कि 1972 में आपके बाढ़ आई थी, 1978 में बांध बनना शुरू हुआ था, बांध निर्माण शुरू। बनना कब था और बना कब? 78 में तो शुरुआत हुई थी और 2005 में ये निर्मित हुआ। 5 में जब निर्मित हो गया तो 2007 की बात, वैसे तो 6 ही है, 6-7 में ये क्या है, विवादों से गिर गया। बस विवादों से गिर गया और विवाद गहरा गया इस तरीके से चारों तरफ कि पानी पहुंचा ही नहीं। फिर क्या हुआ, फिर राजस्थान में भागीरथी के नाम से जाने जाने वाले सीएम भजनलाल शर्मा जी ने 2026 में समझौता करवाया। क्या समझौता करवाया कि तुम्हारी दिक्कत ये है कि ये जो बांध है ये करौली है, ये सवाई माधोपुर है और ये आपका भरतपुर है। यहां हम यदि क्या देते हैं, नहरों के माध्यम से नहरों में जल छोड़ते हैं तो यहाँ जल स्तर कम हो जाता है। और दूसरी कि ये ऊंचाई पर है, ये हमारे संकट है। ठीक है, 26 साल बाद ही सही ऐसा रास्ता निकला जिससे इस क्षेत्र में अब जो जातिगत एकदम संघर्ष उभर करके आ गया था उसमें सौहार्द का वातावरण बन गया, शांति हो गई और एक विश्वास भी कायम हुआ। क्या है ये कि कहा गया कि 2005 में जब निर्माण पूरा हो गया तो इसकी भराव क्षमता है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक बार, भराव क्षमता, थोड़ा ऊपर, भराव क्षमता कितनी, ये एग्जाम के हिसाब से आप बहुत इंपॉर्टेंट समझना। भराव क्षमता है इसकी 258.62 मीटर भराव क्षमता। तो 258.62 मीटर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण सवाल है ना। भराव क्षमता वाला जो बांध है, इस बांध की अगर आप लंबाई देखोगे तो लंबाई भी देख लो, लंबाई देखोगे तो 1000, आप ऐसे किलोमीटर में नहीं लेकिन मीटर में 1040 मीटर। इसकी कुल नहरों की लंबाई देखोगे जिससे क्या पहुंच, छोटी मोटी सारी नहरें टोटल नहरें 130 किलोमीटर की है। ये इसकी बात है। और इससे जो सिंचाई होती है ना, वो सिंचाई का एरिया है लगभग 10,000 हेक्टेयर। तो इस अब समझौता किस बात पे हुआ है आप ध्यान रखना, 25 साल बाद, बनने के 25 साल बाद आप कह रहे हो कि हमारे जल स्तर कम हो जाता है, ऊंचाई पर हो, तो ऊंचाई पर तो आप टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आपको जल हम लिफ्ट करा देंगे, और लिफ्ट करा देंगे तो फिर आपके वहां पर पानी पहुंच जाएगा। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके क्षेत्र में ये क्या है, पानी है, आपके क्षेत्र में ये बांध है। तो ठीक है, इस बांध में आपने 2 गुट बांट लिया अलग अलग, ये भी ठीक बात है। लेकिन हाईकोर्ट कह रहा है कि कमांड एरिया को पानी दिया जाए, ये गलत भी नहीं है। और अभी वाली सरकार ने कहा कि आप ऐसे कह रहे हो कि ये हमारा क्षेत्र है, तो गलत तो आप भी नहीं हो, गलत तो आप भी नहीं हो। तो फिर आपको ऐसा रास्ता अपना निकाला जाए जिससे दोनों के बीच में क्या बने, सौहार्द बने। तो सौहार्द कैसे बनेगा, तो देखो बजट, वैसे अगर हम बात करें ये कैसे होगा तो मैं आपको बताती हूँ। बजट 26-27, इसमें एक बात याद रखना, 50 करोड़ और 50 करोड़ रुपए की बात कर रही हूं, 50 करोड़ का बजट 39 गांवों को पेयजल व सिंचाई के लिए, 39 गांवों को
पेयजल, आप लिखना ऐसे ही, पेयजल व सिंचाई, पेयजल व सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए आप ये देखो पांचना गुड़ला लिफ्ट नहर परियोजना, क्योंकि ऊंचाई पे है तो लिफ्ट नहर परियोजना या लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना के लिए विशेष बजट था। सिंचाई परियोजना, ये तो हो गई 39 गांवों की बात। ठीक है भाई, बजट बढ़िया आया हमारे लिए। लिफ्ट नहरें ही बन जाएगी तो फिर क्या, लिफ्ट से हमारे पानी पहुंचेगा, तो फिर दूसरे पक्ष के लिए क्या, तो लगभग लगभग आप याद रखें कि ये दूसरा एरिया मैं बता रही हूँ, 11.5 करोड़ रुपए का जो बजट है, एडिशनल बजट, इसके अलावा अतिरिक्त बजट बांध की जो पुरानी मुख्य नहर प्रणाली है, ठीक है, पुरानी मुख्य नहर प्रणाली की मरम्मत। अरे भाई, जब तुम्हारे लिए लिफ्टों की व्यवस्था कर दी तो फिर इस क्षेत्र को, जो कमांड एरिया को पानी जाना चाहिए, वो कहीं ऐसे टूट फूट से या कोई तकनीकी खराबी से अगर वो भी बाधित होती है तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि इसके लिए इन 35 गांवों के लिए भी क्या हो गया, सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति हो गई। इसके लिए ही तो भजनलाल शर्मा जी ने 3 मंत्रियों की कमेटी का क्या किया था, गठन किया था। अब इसमें परीक्षा के हिसाब से नाम पूछा जा सकता है। आप क्या क्या नाम याद करेंगे, तो आपको पता है 3 समितियां, वो जो कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर 3 मेंबर कौन कौन थे, परीक्षा में आप जरूर याद रखिएगा, आपका कभी भी हो तो। कमेटी जो बनाई गई वो 3 मंत्रियों को उसमें रखा, किरोड़ीलाल जी मीना का आपको नाम सबको आप जानते हैं, बड़ा चेहरा है। फिर आपने जवाहर सिंह बेडम का नाम भी सुना है। आप इन सब के अगर डिपार्टमेंट भी जानते हो तो बताइएगा, जैसे सुरेश रावत जी का सब जानते हो, जल संसाधन मंत्री ने ही तो कहा ये कि आने वाले 18-20 महीनों में इन क्षेत्रों में पानी बहाल हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो समस्या है इसका समाधान ऐसे बजट इतनी घोषणा करने से ऐसे नहीं होता कि तत्काल ही हो जाएगा। तो ये रूपरेखा इस कमेटी में बनी। हालांकि अभी 7 दिन का ट्रायल भी रखा गया है, इसमें बहुत फायदा होगा सभी जगह। लेकिन एशिया का ये सबसे बड़ा मिट्टी का बांध जो तबाही में क्या हो गया था, भरतपुर के बर्ड सेंचुरी को भी अपनी चपेट में ले लिया था। तब ऐसी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए 5 नदियों के संगम पर पांचना बांध बना हुआ है, विशेषकर नदी गंभीर, आप याद रखिएगा। और जो तंत्र है पूरा इसका, तो मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है और अमेरिका की सहायता से बना। और ये जब बन गया बांध तब उद्देश्य में ही छुपा हुआ था कि ये कैचमेंट एरिया और कमांड एरिया 2 ये क्षेत्र थे, है ना, जिसमें 74 गांव आते थे। तो जब बन के ये पूरा हुआ तो क्या हुआ कि ये बात करी कि जब बांध बन के तैयार हो गया, पानी पहुंचाओ भाई, तो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, गुर्जर बाहुल्यों ने, कि नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ तो जल से काम वो पड़ जाता है। तो 2 गुटों में ये संघर्ष चलता रहा और लास्ट में जाकर भजनलाल जी के समय में क्या हुआ, इसका समाधान पूरी तरीके से बनता है। तो जो सफर शुरू हुआ था बाबोसा के समय वो खत्म होता है भागीरथ जी पर आकर के, जो राजस्थान के कहलाते हैं। ऐसे 54 सालों का सफर है वैसे तो, क्योंकि विवाद देखो, पानी नहीं पहुंचा तो विवाद शुरू हो गया 2006-07 में, समझौता 26 में जाकर के हुआ। तो 20 साल बाद ही तो ये खुशियां आई है, आप जानते हो। जबकि 258.62 मीटर भराव क्षमता वाला ये बांध 10,000 हेक्टेयर को सिंचाई पहुंचाता है, बहुउद्देशीय परियोजना का बांध है। इसकी नहरों की छोटी मोटी सब मिलाकर के 130 किलोमीटर की लंबाई में पानी नहीं पहुंच रहा है, बताओ। तो आप बाढ़ भी ऐसी आई थी 72 में कि कहते हैं 18,000 हेक्टेयर भूमि थी ना, कृषि भूमि, उसमें से 14,000 लगभग एकड़ भूमि में जो फसलें थी वो सब नष्ट हो गई।
तो पांचना बांध का निर्माण तो किया ही गया था। बांध का उद्देश्य भी आपको पता चल गया कि करौली सवाई माधोपुर क्षेत्रों में जल संकट जब शेष वर्षा को छोड़ करके आता था उसको दूर करना, फसलों की सिंचाई के साथ 35 गांवों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करना, है ना, 39 गांवों में पानी लिफ्ट के माध्यम से पहुंचाना। तो क्या आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या अभी तक भजनलाल जी ने जो काम किया वो किसी के मन में सवाल नहीं उठा क्या कि मैं ही बना दूं भाई? जो 7 गेट वाला आपने बांध बनाया बड़ा, वो 20 साल बाद में जाकर के कहीं सब्र, शांति और विश्वास लाया है, वो पहले क्यों नहीं आया? क्या ये बजट पहले नहीं था? क्या पहले हम भूखे मर रहे थे? क्या हुआ था? अब ये समस्या दूर हो गई। ऊंचाई वाली जल स्तर पे यदि चंबल बेसिन का अतिरिक्त पानी जोड़ दिया जाएगा, EARCP योजना आप जानते हैं, आने वाले समय में ये समस्या भी हट जाएगी। तो पांचना बांध का जो सफर है आपको बताऊं 1970 और 80 के दशक में तो आपको पता ही है बनना शुरू हुआ था। 90-93 में सिंचाई व्यवस्था के लिए इसका विस्तार हो रहा था। 98 से 2003 तक अगर आप देखो तो कमांड क्षेत्र में सिंचाई की ये व्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ था। लेकिन अब डूब क्षेत्र के जो पुनर्वास व जल अधिकार के मुद्दे थे वो सुलझ ही नहीं पाए अभी कि जल किसका कितना होगा, पुनर्वास को क्या वायदे किए गए कैसे पूरा होगा। तो 2006 में क्या हुआ, गुर्जर आंदोलन हो रहा था उस समय, इस मामले ने तूल पकड़ा। तो फिर बाद में जाकर के आप 2008 और 13 के लगभग देखोगे ना, तो ये 2010 में क्या हुआ, डूब क्षेत्र को पानी देने के लिए लगभग लिफ्ट सिंचाई परियोजना का 13 करोड़ का बजट पास हुआ था। लेकिन वो क्या हुआ था, गहलोत साहब के समय लागू नहीं हुआ था। तो फिर वही वाली बातें रही। अब 2013 से 18 तक मामले अदालतों में चले। अब 18 से 23 में चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी स्थानीय विरोध क्या रहा है, जारी रहा है। और ये हाईकोर्ट के विरोध 23 से 26 तक रहा है। और 26 में जैसे ही भजनलाल जी की सरकार आती है, उन्होंने बजट को इतना बड़ा करके और बिल्कुल जो दो समुदाय आमने सामने हो गए, कटने मरने को तैयार हो गए, ऐसी स्थिति में पहुंच गए, वहां पर सौहार्द वाला वातावरण बन गया दोबारा। तो कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब ये पांचना बांध का संघर्ष हमको एक जरूर सीख देता है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर आपकी मनसा सही है, नीयत सही है, तो निश्चित रूप से आप विजय प्राप्त करते हो और करते हो। कैसे करते हो वो आपको कर दिखाया बुद्धि से। अब मैं आपको ये कह रही हूं कि ये जो पांचना बांध है, इसकी नहरों को यदि आप समझो तो आपने क्या देखा भाई, ऐसे सवाल आ जाए परीक्षा में कि छोटी मोटी जितनी भी नहरें हैं, उन नहरों की लंबाई की यदि बात हो तो आप याद रखिएगा कि 130 किलोमीटर की ये क्या है, नहरें हैं। अगर नहरों के संदर्भ में बात किया जाए कभी भी, तो पांचना की मेन केनाल, पांचना की बात कर रहे हैं अपन बात, जो मेन केनाल है वो 11.700 किलोमीटर लंबी है। एक पिलोदा ब्रांच भी आती है, आप पिलोदा ब्रांच याद कर लेंगे। मेन केनाल जो 11.700 हो गई, ये पिलोदा ब्रांच केनाल है ना, ये 19.800 किलोमीटर पिलोदा मेन, और मुख्य छोटी मोटी सब मिला लेंगे तो वो बात अलग है। एक आती है अपने श्री महावीर जी ब्रांच की, है ना, तो श्री महावीर जी ब्रांच जो है वो 14.800 किलोमीटर के लगभग। ये तंत्र अब क्या है, सॉलिड होगा एकदम, और सबको पानी मिलेगा। तो 7 गेट जो बनाए गए हैं इसमें पांचना बांध में, वहाँ 2006 के बाद में पानी छोड़ा ही नहीं गया था। तो 20 साल बाद ये जो संघर्ष का एक माहौल था, उस माहौल में हमारे इस बांध ने, कौन से बांध ने, मैं दोबारा ले चलती हूँ आपको। इस बांध में खुशी का वातावरण आया, सब सौहार्द रूप से इस बात की खुशी मनाने लगे कि करौली में जो डूब क्षेत्र आ रहा है, गुर्जर बाहुल्य है, उनको विश्वास हो गया है कि हमें पुनर्स्थापित जो किया गया
ये आप देखोगे मिट्टी का ही बांध है। ये जितनी भी हरियाली आपको दिखाई दे रही है ये मिट्टी पर ही उगी हुई वेजिटेशन है। और ये आप सोचो कि विशालता भी काफी है ही बहुउद्देशीय परियोजना है ये। अब इसके पानी के जल स्तर को बढ़ाने की भी सुविधाएं आप भविष्य में खूब अच्छी विपुल संभावनाएं बनती है। वहीं वर्तमान समस्याओं से भी छुटकारा बजट को बढ़ा करके हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इन दोनों कौन से करौली बनाम सवाई माधोपुर कमांड बनाम आपके कैचमेंट एरिया इनके जो मुद्दे थे वो सॉल्व हुए। इसलिए आप राजस्थान वासियों को इसकी बधाई भी हो और खुशी भी होनी चाहिए और इस क्षेत्र के लोगों को तो आपस में बैठ के दाल बाटी चूरमा खानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।